नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत करते हैं आनंद कुमार जी का। आनंद कुमार जी वैसे तो पेशे से एक मार्केट रिसर्चर हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, लेकिन इसी के साथ एक अद्वैता है, अध्ययनशील व्यक्तित्व हैं और लेखक भी हैं। बेस्ट सेलर गीतायन, गीता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रखकर किस अद्भुत तरीके से आपने काम किया है, इसके धनी है आनंद कुमार जी। आनंद जी नमस्कार। जी नमस्कार। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं मणिपुर हिंसा पर। मणिपुर हिंसा पर बहुत कम लिखा जा रहा है, अगर लिखा भी जा रहा है तो समाचार के नजरिए से लिखा जा रहा है, यानी समाचार की पत्रकारिता की जा रही है, आप तक खबरें पहुंचाई जा रही हैं, 2 मरे 5 घायल, इस तरह की पत्रकारिता भरी खबरें ही या कंटेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत लोग मणिपुर में चल रहे हिंसा के मामले में बात करने से भी बच रहे हैं। इसलिए इन सारी वजहों से हुआ यह है दर्शकों कि शेष देश को या लोगों को यह पता ही नहीं है कि दरअसल मणिपुर की समस्या क्या है। आप जैसा कि जानते हैं, प्रारब्ध के मंच पर हम खबरें आपको नहीं बताते, आप सब खबरों से भरपूर परिचित होते हैं, आपको पता होता है कि कहां क्या चल रहा है। खबरों के पीछे का विमर्श जो होता है वो हम खड़ा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि मणिपुर में वर्तमान स्थिति जो भी है, जो भी हिंसा हो रही है, अप्रैल के महीने से लगभग अंतिम सप्ताह में अप्रैल की ये हिंसा शुरू हुई थी, अब तक थमती हुई नहीं नजर आ रही है, बल्कि इसके अलग 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 पहलू भी सामने आते जा रहे हैं और एक अजीब तरीके का विस्तार होता जा रहा है। तो आज आनंद कुमार जी, जो कि बिल्कुल पैनी दृष्टि इस पूरे उस पर, क्योंकि ये अधातु घुमक्कड़ जिज्ञासा के भी धनी व्यक्तित्व हैं, नॉर्थ ईस्ट खूब घूमा है, ऐसे ही चले जाते हैं तो वहां की स्थितियों से काफी वाकिफ हैं और खूब लिखा है इन्होंने, कई जगह लिखा है। और नाम अगर उंगलियों पर गिना जाए तो आनंद कुमार कुछ ऐसे लेखकों में से हैं जिन्होंने मणिपुर की स्थितियों पर लगातार अनुसंधान किया, शोध किया और लिख भी रहे हैं। तो आइए जानते हैं आनंद कुमार जी से कि दरअसल मणिपुर की समस्या है क्या। आनंद कुमार जी जी आप नमस्कार। बिल्कुल इस तरीके से बताइएगा कि मुझे भी मणिपुर के नाम के अलावा, वहां की राजधानी के अलावा और कुछ नहीं पता है कि बीती अप्रैल यानी 27 अप्रैल को जब वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह वो गए एक जिम के उद्घाटन पर, और उद्घाटन करने के बाद जब वहां से लौटे तो उस जिम को फूंक देने से इस पूरे हिंसा की शुरुआत हुई, जिसमें अब तक ऑफिशियली अगर कहा जाए तो लगभग 115-18 मौतें हो चुकी हैं। क्या है ये पूरा मणिपुर का मामला, जरा एक बार इसको बताइए लोगों को बिल्कुल खबरिया दृष्टि से कि क्या है मणिपुर की हिंसा। देखिए, खबर की दृष्टि से जैसा कि आप बता रहे हैं कि 27 तारीख को ये हिंसा शुरू हुई और उस समय जो ये हिंसा की खबरें आपको बहुत अच्छे से सुनाई नहीं दी, उसकी एक बड़ी वजह थी कर्नाटक का चुनाव। कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे और लगातार ऐसे बयान आ रहे थे नेताओं के, इतनी खींचतान चल रही थी और बेंगलोर जैसी कई जगहें जो होती हैं जो कि आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, उनकी ये खबर होती थी कर्नाटक से जुड़े चुनावों की वजह से। तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं मणिपुर की खबर दबी रही। तो शुरुआत में जो हिंसा का पहला दौर चला उसमें ये खबरें आपके सामने नहीं आई। अभी जो आप देख रहे हैं ये हिंसा का दूसरा या फिर कह लीजिए तीसरा दौर है। और ये जो पूरी हिंसा शुरू होती है, वो जो जिम का उद्घाटन की आप बात कर रहे हैं, तो जिम के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री का जाना जो था उससे ठीक पहले कुछ घटनाएं हुई थी। अब मणिपुर में क्या है कि अगर आप कहते हैं बच सकते हैं, कहीं डिस्कनेक्शन तो नहीं हुआ था? नहीं, ठीक है, थोड़ा सा समस्या आई थी, लेकिन आप जारी रखें जी। जी ठीक है। तो इसमें है क्या कि जब ये हिंसा आपको शुरू होती हुई दिखी, उस समय हो क्या रहा था मणिपुर में वो आप देखिए। मणिपुर में उस समय क्या हुआ था कि अवैध तरीके से बनाए गए कई चर्च ध्यान दीजिएगा, चर्च जो थे उन्हें ध्वस्त किया जा रहा था। अब ये जमीन है कितनी मणिपुर के पास, तो मणिपुर में अगर आप देखेंगे तो मणिपुर का नाम ही मणिपुर इसलिए होता है क्योंकि वो एक मणि किसी शक्ल का दिखता है। बीच का कुछ हिस्सा जो है मणिपुर के राज्य का, अगर आप नक्शा देखेंगे तो उसमें बीच का कुछ हिस्सा जो होता है वो ऐसा है जहां पर आप आराम से रह सकते हैं, बच सकते हैं, घाटी जैसा जगह है वो। और जो किनारे का पूरा एरिया है वो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है।
अब भारत में जो होता है उसमें कहा क्या जाता है कि आप आदिवासियों से उनकी जमीन नहीं खरीद सकते कानूनन। तो मैतेई ग्रुप जो होता है, जो 3 बड़े ग्रुप है, आबादी के 3 बड़े ग्रुप जो हैं वो है मैतेई, कुकी और नागा। नागा बहुत कम संख्या में है, कुकी भी बहुत कम संख्या में है। इन दोनों की आबादी अगर मिला दी जाए तो फिर मैतेई की संख्या के बराबर हो जाएगी। और मैतेई जो है वो मुख्यतः घाटी वाला जो क्षेत्र है वहां पे रहते हैं। यहाँ एक और मजेदार चीज ये है कि मैतेई जो है वो मणिपुर में कुकी लोगों से पहले से रहते आ रहे हैं, ऐसा इतिहास मानता है। नागा और दूसरी जनजातियां जो है वो मणिपुर के क्षेत्र में बसने के लिए बाद में आई। लेकिन आज की तिथि में हम लोग अगर देखें कि कौन वहां का मूल निवासी है, जिसे हम लोग आजकल मूल निवासी पॉलिटिक्स कहते हैं, जबरन आदिवासी या जनजातीय आबादी जो होती है उसको मूल निवासी बताने की जो कोशिश की जाती है, उसका नतीजा ये होता है, विदेशों से कॉपी करने का नतीजा होता है ऑब्वियसली। इस पे हम लोग बाद में आ जाएंगे। तो अभी क्या होता है कि SC ST में नागा और कुकी तो आते हैं, मगर मैतेई जो है वो SC ST में नहीं आते। तो शेड्यूल्ड ट्राइब में अगर मैतेई नहीं आते तो मैतेई लोग नागा या कुकी लोगों की जमीनें नहीं खरीद सकते। तो पहाड़ी पर जो पूरा इलाका है, जहाँ जो भी पहाड़ों पर है, उस पर वो लोग आकर के बसते जा रहे हैं। और अभी अगर आप गौर कर रहे होंगे इन समाचारों पर, तो उसके बिल्कुल बगल में म्यांमार या बर्मा जिसे आप कहते हैं, वहां से बहुत सारी आबादी आई है, ऐसा कहा जाता है। तो वहाँ की जो सरकार होती है, अगर हम लोग म्यांमार या बर्मा की बात करें तो वहाँ पे फिलहाल 2 सरकारें हैं। एक सरकार जो चुनी हुई सरकार थी, लोकतांत्रिक ढंग से जो चुनी हुई सरकार थी, वो एग्जाइल में है और बाहर से उसके सारे सांसद जो हैं एक सरकार चलाते हैं। उस सरकार की बात मानी जाती है या नहीं मानी जाती ये बात की बात है, लेकिन सरकार वो अभी भी कायम है। उन्हें बाहर फौज ने खदेड़ दिया है और फौज जो है वो बर्मा में या म्यांमार में दूसरी एक समानांतर सरकार चलाती है और शासक, एक्चुअल शासक वही है। तो जो बाहर से जो लोग सरकार चला रहे हैं, जो चुने हुए लोग थे, जो लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए लोग थे, उन लोगों ने अभी अभी अपील जारी की है। उस अपील की कॉपी आपको इंटरनेट पे भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, या आप कहेंगे तो मैं व्हाट्सएप से आपको सेंड कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपील की है कि भाई आप लोग ये हिंसा बंद कर दें। तो कुकी और नागा जो जनजाति की आबादी जो म्यांमार की साइड से घुस आई है, उन्हें रोकने की कोशिश या उन्हें हिंसा के लिए मना करने की कोशिशें जारी है। यहाँ पर एक चीज का आपको और ध्यान रखना होगा, जो आपने उरी में देखा था, उरी फिल्म में देखा था, सर्जिकल स्ट्राइक, करीब करीब वैसे ही किस्म की जो स्ट्राइक हुई थी, या कह लीजिए कि वैसे किस्म के स्ट्राइक की जो प्रैक्टिस हुई थी, वो पहली बार इसी क्षेत्र में म्यांमार में होती। बिल्कुल। तो इस किस्म के आतंकवादी संगठन, हाँ जी, इस किस्म के जो आतंकवादी संगठन हैं वो बॉर्डर के उस पार अपना बेस बना करके बैठे हुए हैं और वहां से घुसपैठ करते हैं। और आप कोई 2, 3, 4, 5 संगठनों की बात नहीं कर रहे होते। अगर हम लोग वहां के उग्रवादी या अलगाववादी संगठनों की बात करें तो हम लोग कम से कम 100 आतंकवादी संगठनों की बात कर रहे होते हैं। अच्छा? कम से कम 100 ऐसे संगठन हैं जो कि हथियारबंद है, अच्छी तरह हथियारबंद है। मैं कोई देसी कट्टे या फिर हाथ से बने हुए बम, पेट्रोल बम वगैरह की बात नहीं कर रहा। ये अच्छे खासे बढ़िया किस्म के हथियार जो होते हैं, कम से कम एक ब्रिगेड जो सेना की होती है उससे हथियार देने के लिए जितने हथियार चाहिए उतने हथियार अभी हाल में जब हमारे गृह मंत्री गए थे वहां पर, अमित शाह जी, और उन्होंने आह्वान किया था कि आप अपने हथियार वगैरह सरेंडर कर दें, तो जितने हथियार सरेंडर किए गए हैं सिर्फ उतने हथियारों को एक साथ रख के देखिएगा तो वो आर्मी की एक ब्रिगेड को हथियार बंद कर देने के लिए काफी होते हैं। आर्मी की एक ब्रिगेड को हथियार बंद करना मतलब स्वचलित हथियार जिसे आप कहते हैं, मशीन गने जिसे कहते हैं, वो सब कुछ मौजूद है। ठीक बात। बम बारूद सब कुछ, तोप के गोले सब। ठीक बात। और ऐसे हथियार वहां सरेंडर किए गए हैं और ऐसे हथियारों से वो लोग आपस में भिड़े हुए हैं। तो अगर किसी केंद्रीय मंत्री के घर पर पेट्रोल बम फेंक करके आग लगाई जाती है तो हम यही कहते हैं उस मामले में कि ये बहुत मामूली किया या बहुत कम किया। वो लोग डायनामाइट से पूरा का पूरा घर भी उड़ा सकते, इतने हथियार उनके पास होंगे, इसकी पूरी संभावना है। ठीक है आनंद जी,
अब जी आपने ये बताया कि किस तरीके से भौगोलिक भौगोलिक संरचना आपने बता दिया। आपने ये बताया कि नागाज और कुकीज जो है वो हिल्स एरिया में रहते हैं, आदिवासी का दर्जा उनको प्राप्त है, और जो बीच का घाटी है, मैदानी है, वहां मैती समुदाय रहता है। मैती समुदाय को कोर्ट ने ये कहा कि अब इनको भी आप आदिवासी का स्टेटस दे दीजिए। जो आपने बात किया, जी क्योंकि उनके पास आदिवासी स्टेटस है, वो पहाड़ों में रहते हैं, वो वहां उनकी जमीन कोई नहीं खरीद सकता। लेकिन मैती लोगों का जो मैदानी इलाका है वो लगातार कम होता जा रहा है, और शायद ये एक शुरुआती वजह रही होगी। लेकिन आपने जो इसका होता है ना कि ये कोई भी हिंसा या कोई भी घटना, उसका ट्रिगर ऑफ कब होता है, तो उस पर आपने जिक्र किया कि जब अवैध चर्चेज ये डिमोलिश किए जा रहे थे, गिराए जा रहे थे, उसी दौरान, और वहीं से ट्रिगर ऑफ हुआ ये सारा मामला। अब आप जी मुझे ये बताइए कि अगर शुरुआत में ये लग रहा था कि ये एक जातीय हिंसा है, लेकिन जातीय हिंसा के बाद अब जो सामने सामने जो बड़ी तस्वीर निकल के आई है, क्योंकि अप्रैल के महीने से शुरू हुआ, पूरा अप्रैल, मतलब अप्रैल के अंतिम हफ्ते से ये शुरुआत होती है, और इसकी पृष्ठभूमि कितनी पहले से तैयार हो रही होगी, ये भी सोचने वाली बात है। तो आप मुझे ये बताइए कि चर्च वर्सेस मैतेई समुदाय, मैतेई समुदाय हिंदू समुदाय है, नहीं सनातनी समुदाय है, क्या समझा जाए? चर्च वर्सेस मैतेई समुदाय मत समझिए। चर्च वर्सेस हम्म। जब बाकी चीजों की आप बात करते हैं तो नागा कुछ संगठन जो होते हैं, कुछ एक नागा हम्म। संगठन, वो ऐसे हम्म। हैं जो कि सीधे सीधे चर्च से फंडेड हैं। और ये लोग दुर्गा पूजा के आयोजनों पर बम फेंका करते थे पुराने दौर में, जिस समय उल्फा सक्रिय हुआ करती थी। ठीक है। उल्फा अब काफी दब चुकी है, तो अब असम में उतना ज्यादा आपको उल्फा की हिंसक गतिविधियों या आतंकी कार्रवाइयों की बात नहीं सुनाई देगी। ऐसे ही हम्म। बिहार के बहुत सारे मजदूर, यूपी के बहुत सारे मजदूर जो वहाँ चाय बागानों में काम किया करते थे, एक ही बार में कई एक को घेर कर उन्हें गोली मार दी गई। ऐसी घटनाएं भी हम्म। इन इलाकों में हुई हैं। तो ये सब हम्म। जो दौर होता था, 90 के दशक का जो दौर था, उस समय जब ये सब चल रहा था, उस वक्त हम्म। एक और चेंज होना शुरू हो गया था। नागा समुदाय में बहुत तेजी से धर्म परिवर्तन किए जाने या करवाए जाने को बढ़ावा दिया जाने लगा। अगर आपको चर्चेस के अलग अलग स्वरूप का पता होगा, तो चर्च कम से कम 5 या 7 आपको बड़े चर्चेस वहां मिल जाएंगे। बड़े चर्च का हम्म। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मकान बना हुआ चर्च का। चर्च अलग अलग का मतलब होता है कि एक, जैसे मान लीजिए कि आपका प्रोटेस्टेंट का चर्च होता है तो वो अलग होता है, अगर कैथोलिक का चर्च होता है तो वो अलग होता है। तो कैथोलिक चर्च, कैथोलिक जो संगठन होता है, वो प्रमुख की भूमिका में रहता है, और दूसरे जो चर्चेज होते हैं वो उसके पीछे होते हैं। जैसे एक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट होते हैं। तो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट जो होते हैं, इनका नाम आमतौर पे आपको नहीं सुनाई देगा क्रिश्चियन में। क्रिश्चियंस में ये हम्म। समुदाय होता है। और जैसे हिंदुओं में वैष्णवों को माना जाता है कि ये शाकाहारी होते हैं, जीव हत्या नहीं करना चाहते, या जीव हम्म। हत्या के बहुत बड़े विरोधी होते हैं, तो ये सेवेंथ डे हम्म। एडवेंटिस्ट जो होते हैं, ये आपको करीब करीब वैसे ही होते हैं। और हम्म। इनका जो सबसे बड़ा चर्च होता है एशिया का, वो कहाँ बन रहा है, जब ये आप देखेंगे तो आपको तुरंत नॉर्थ ईस्ट नजर आ जाएगा। अच्छा। तो एशिया मतलब में वहां 6-7 तरह के ईसाई समुदायों, जो अलग छह अलग सात उसमें सेक्ट्स तरीके हैं। के नहीं, करीब करीब मेरे ख्याल से 12 या 13 होंगे। 6-7 12-13 बड़े। सेक्ट्स का। ठीक है, जी क्रिश्चियन सेक्ट्स जो है वहां पर जी, मौजूद हैं। ठीक है। छह कम से ठीक कम है। बड़े सेक्ट्स हैं। और इन ठीक है। सेक्ट्स की ओर से जो कैथोलिक बिशप होते हैं उस इलाके के, उन्होंने एक अपील भी जारी की थी कि भाई हिंसा रोक दी जाए, हिंसा किसी हम्म। चीज का इलाज नहीं है। तो अपील जारी हुई थी। अब ये जो चर्च वगैरह जो ध्वस्त किए गए हैं, इनकी आड़ में हो क्या रहा था उसे भी देखने की जरूरत है, क्योंकि चर्च सिर्फ ध्वस्त नहीं हुए। असल में हम्म। उस चर्च के पीछे जो था वो जमीन हड़पने का मामला था। तो सामने की तरफ अगर आप एक चर्च बना देते हैं और लोगों को लगता है कि ये कोई धार्मिक जगह है, और पीछे की तरफ आप अफीम की खेती कर रहे हैं, तो आप काफी प्रोटेक्शन बहुत में आ महत्वपूर्ण जाते हैं। बात। तो सामने की तरफ आपको दिख रहा है कि कोई धार्मिक संगठन का एक चर्च बना हुआ है, और पीछे की तरफ आपने क्या किया है, तो भैया पीछे की जमीन हथिया कर उस पर आपने अफीम की खेती शुरू कर दी है। तो ये ठीक है। अफीम की खेती वगैरह जो थी, ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। जो अफीम म्यांमार के रास्ते या बर्मा के रास्ते आ रहा है, वो तो आ ही रहा है।
यहाँ उपजाया जाना शुरू कर दिया गया है। और चूंकि इसमें पैसा इतना ज्यादा होता है कि जो मुखिया होता है ऐसे संगठनों का, वो काफी अमीर होता है, काफी अच्छी आर्थिक स्थिति में होता है, तो हथियारों की भरपूर आमद जारी रहती है। और अच्छा। इसके जो मजदूर होते हैं यहाँ पे, इसके खेतों में काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो खुद ही हथियार बंद है। तो आप जब भी ऐसी चीजों को तोड़ने जाएंगे या फिर रोकने जाएंगे तो हिंसा भड़केगी। तो ये चर्च है, और चर्च की आड़ में आपको जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो है। नागा समुदाय भी 100% अगर आप कहें, नागा में जैसे कि करीब 19 अलग अलग जनजातियां होती थी जिन्हें एक साथ मिला करके ब्रिटिशर्स ने नागा कहना शुरू कर दिया। कुकी का भी वैसा ही है। कुकी भी कोई एक जनजाति नहीं होती, कई जनजातियों को मिलाकर कुकी समुदाय बनता है। कई भाषाएं अलग अलग कुकी समुदाय भी इस्तेमाल करता है। इसकी तुलना में मैतेई अगर समुदाय देखेंगे तो मैतेई समुदाय जो है वो प्रिडोमिनेंटली हिंदू होता है। हिंदुओं में भी वैष्णव किस्म का होता है, तो काफी शांतिप्रिय समुदाय होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। इसकी तुलना में जो ईसाई संगठन कह सकते हैं या फिर ईसाई बहुल संगठन कह सकते हैं, उनकी ओर से जो हमले हो रहे हैं वो ज्यादा भयावह है। और एक चीज आपको और समझनी चाहिए कि अगर हिंदू मारा जा रहा हो तो वो कभी नेशनल लेवल की न्यूज नहीं होती, लेकिन अगर आप एक चर्च के ऊपर एक पत्थर चला दें, उसका एक शीशा भी फोड़ दें, तो वो नेशनल लेवल की नहीं, इंटरनेशनल लेवल की न्यूज होती है। और इंटरनेशनल लेवल पे आप पे दबाव बनाया जाता है। और बहुत बाद में, जैसा कि आपको एक हाल की घटना कुछ साल पहले की याद होगी, जिसमें बाद में बांग्लादेशी जो घुसपैठिए थे वो पकड़े गए थे। एक बूढ़ी 70 वर्षीय नन के साथ बलात्कार की घटना थी। बिल्कुल। तो उसमें बाद में जब बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए थे, वो बाद में हुआ था, लेकिन उससे बहुत पहले तक एक जो जॉन होते हैं, जो ईसाइयों की तरफ से कई बार आपको टीवी डिबेट्स वगैरह में दिख जाएंगे, वो हिंदुओं पे इसका इल्जाम थोपते हुए दिख गए थे। इयान डिकोस्टा जैसे लोग जो होते हैं वो हिंदुओं पर इसका इल्जाम थोपते हुए दिख गए थे। खिड़कियों के शीशे भी उस दौर में टूटे थे कुछ चर्चेस के। बाद में पता चला था कि किसी एम्प्लॉय को चर्च ने पैसे नहीं दिए थे, इसलिए उसने तोड़फोड़ की थी और इल्जाम आराम से हिंदुओं पे थोप दिया गया था। तो यहाँ पे आनंद जी, यहाँ आपने एक बिल्कुल नया एंगल इसमें डाला, और वो बिल्कुल आपके अध्ययन के बाद और आपके रिसर्च के बाद वो निकल के आया। ये अफीम अफीम जब आपने कहा तो मुझे एक पता नहीं न जाने कैसे एक कोट याद आ गया कि धर्म अफीम है ना, और धर्म की अफीम पिलाई जाती है। ये हमारे मूर्धन्य और परम ज्ञानी, स्वघोषित ज्ञानी वामपंथी मित्रों के जो उनकी आसमानी किताब है जो आयत हुई है, उसमें से निकल के आता है साहब धर्म अफीम। और धर्म अफीम कहते कहते इन्होंने समाज में जो चरस बोया है ना, उसको भी हम आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और समाज भी जानता है। मणिपुर की हिंसा निश्चित रूप से दुखद है, और मैं दर्शकों आपको बताऊं, प्रारब्ध के इसी मंच पर मैंने नागालैंड के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं तेमजिन एमना एलांग साहब, उनसे जब साक्षात्कार लिया तो मैंने उनसे पूछने का प्रयास किया, मणिपुर आप सोचिए कि इसको लेके कितना लोग शंकित हैं और कितना परहेज कर रहे हैं। उन्होंने भी बहुत ज्यादा खुल के हमसे बातचीत नहीं की। हालांकि उसका एक छोटा पार्ट, वो पूरा वीडियो भी नीचे है, इसी प्रारंभ पे है, हम इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी डालेंगे। चलते हैं फिर एक बार मणिपुर की तरफ और आनंद जी से। आनंद जी, अब अगर मैं आपसे कहूं कि 115 के लगभग मौतें हो जाने के बाद, वो सभी भारतीय नागरिक हैं, वो कोई हो, वो कुकीज हो, वो नागाज हो, वो मैती समुदाय हो, या मैं कहता हूं कि कोई राहगीर, कोई टूरिस्ट या कोई भी मौत हो रही है, मौत अपने आप में मौत होती है। लेकिन इसमें जो आपने अफीम का एंगल डाला, तो एक तरफ ये व्यापार समझ में आ रहा है, और इस तरह का व्यापार जो अफीम और इस तरह के ड्रग्स का जो व्यापार होता है, उसमें एक पहले से ही हिंसा और उसके एक जो माफियागिरी जो होती है ना, हथियार और दिस और दैट, तो मुझे लग रहा है कि एक ये डेडली कॉम्बिनेशन बन गया है, जहां पर जातीय मामला भी था शुरू में, अब वो धार्मिक भी हो गया, उसके साथ एक मोटा व्यवसायिक मामला है, और वो भी व्यवसाय किस बात का, तो ड्रग्स का व्यवसाय यानी अफीम का व्यवसाय, साथ में स्पॉन्सरशिप या एक तरह से कहिए कि लॉन्चिंग पैड या आश्रय, वो उधर जो है सीमा उस पार से भी जिसकी आपने बात की है ना।
अब आप मुझे ये बताइए कि आखिर सरकार, राज्य सरकार की पुलिस की तो बात ही अब छोड़ देते हैं वहां पर, क्योंकि ये सरकार के मामले से काफी आगे चला गया। उसमें हेमंता विश्व शर्मा ने असम से भी असम राइफल्स के कुछ वहां पे डिप्लॉयमेंट किया। उसके बाद अब आर्मी भी सीधे सीधे उतर गई है। आखिर ये हिंसा रुक क्यों नहीं रही है, या रोकी क्यों नहीं जा रही है, ये प्रश्न, क्योंकि सारे चिंतित हैं। देखिए, एक पक्ष के पास जब बहुत ज्यादा हथियार हों और वो हिंसा कर रहा हो, तो उसे उस किस्म की हिंसा को रोकने के लिए आप हिटलर का दौर याद कीजिए। आप हिटलर को लाल गुलाब दे करके गेट वेल सून कहेंगे और आप हिटलर से अपेक्षा करेंगे कि हिटलर हमले करना बंद कर दे। ऐसा नहीं होता। हिंसा का एक ही इलाज होता है, प्रैक्टिकली। जब हिंसा करने वालों को उतनी ही प्रबल हिंसा वापस झेलनी पड़ती है, तभी वो हिंसा करना बंद करते हैं। तो अभी जो आप देख रहे हैं उसमें एक ही समुदाय है जो हिंसा कर रहा है, और जो झेल रहा है वो भी एक ही समुदाय है। मैतेई समुदाय जो है वो हिंसा झेल रहा है, और एक दूसरे जो समुदाय हैं जो कि मुख्यतः अफीम बेचने वाले हैं। अगर आप उनके रिलीजन पे जाएं तो रिलीजन एक ही है उनका। खोल के कहिए, हम तो इस मंच पर खोल के कहते हैं क्रिश्चियनिटी है, और क्या है। प्यार और मोहब्बत का रिलीजन उसे आप कहते हैं, लेकिन छोड़िए साहब, इस देश और समाज में कहीं, इस देश और समाज में कहीं पीस का मजहब है, तो कहीं जो है प्यार और सद्भाव का मजहब है, वो धर्म है। तो अब तो खुल के कहने की आवश्यकता है जी। प्रैक्टिकली तो ऐसा कुछ होता नहीं। तो हिंसा करने वाले जब तक वो हैं और हिंसा झेलने वाला आपका एक ही हिंदू समाज, मैतेई समाज है, तब तक आपको ये चीज जारी रहती हुई दिखने वाली है। और यहाँ से मणिपुर से भाग भाग के जो सबसे नजदीकी जगह होती है मिजोरम, तो मिजोरम की तरफ पलायन होगा, और मिजोरम की तरफ पलायन हो भी रहा होगा, ये हम दावे से कह सकते हैं, क्योंकि रास्ते सारे के सारे बच के भागने के उसी तरफ जाते हैं। ठीक बात। तो जब तक आपको वहां पे बीच में या तो एक बैरियर दें आर्मी का, या फिर दूसरा तरीका है कि जो दूसरे संगठन हैं, जो इस किस्म की हिंसा करने वाले संगठन हैं, उनके सारे के सारे चर्च जो हैं वगैरह जो हैं वो ध्वस्त किए जाने जारी रखे जाएं। इतने पूरे प्रक्रिया में एक चीज जो गौर करने लायक है वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो चर्चों के ऊपर जो निशानदेही की जा रही थी कि ये इलीगल तरीके से बना हुआ चर्च है, या पहाड़ी पर अवैध तरीके से निर्माण कर दिया गया है। पहाड़ों पर निर्माण करना जो होता है वो परमिटेड नहीं होता। आप पहाड़ पे जाएं और 10 पेड़ काट के वहां पे अपना एक मकान बना लें, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत सी चीजों की परमिशन चाहिए होती है। तो ऐसी परमिशन के बगैर जो वहां पे चर्च बना दिए गए, उन चर्चों को तोड़ना अभी भी जारी है, बंद नहीं हुआ। ठीक बात। तो अब यही इसी से जुड़ा हुआ चर्च वगैरह जो तोड़े जा रहे हैं, या ऐसे चर्चेस वगैरह में जो आग लगाई जा रही है, तो जब रिपीट जो हिंसा जो दूसरी तरफ से जब शुरू होगी या दूसरी तरफ से जारी रहेगी, तभी जाकर के इस हिंसा का समाधान निकलता है। इसके अलावा और कोई समाधान नहीं होता। ठीक है। आप अगर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई पुलिस आएगी, कोई सेना आएगी और वो आपको बचा लेगी, तो भाई वो सिर्फ बॉर्डर के बाहर से आने वाले हमलावरों पे काम करता है। आपके बॉर्डर के अंदर जो बैठा हुआ है उसके खिलाफ आपके पास एक ही डिटेरेंट होता है, वो होता है आपके खुद की हिंसा करने की क्षमता। ठीक बात। अगर आपके खुद के हिंसा करने की क्षमता नहीं है तो आपको ये झेलना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ आनंद जी, अगर हम इसको समअप करें, तो क्योंकि देखिए किसी 20 मिनट 25 मिनट की चर्चा में किसी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से और पूरे विस्तार से नहीं समझा जा सकता है, यह हमारे दर्शक भी जानते हैं। लेकिन हमने जैसे कहा कि हम खबरिया चैनल नहीं है कि हम आपको बताएं कि 4 मर गए 5 घायल हो गए, स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में है। तो इस तरह का ये प्लेटफॉर्म भी नहीं है। हम मूल जो रूट कॉज होता है किसी भी विषय वस्तु का, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आज निश्चित रूप से मणिपुर पर इस चर्चा की शुरुआत करते हुए हमने आपसे ये समझने के प्रयास किया है और अपने दर्शकों तक ये समझ पहुंचाने का प्रयास किया है कि दरअसल मणिपुर की हिंसा है क्या। अब मैं चलते चलते एक चीज आपसे पूछूंगा, और उसके बाद अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने के बाद, ये प्रश्न तो नहीं है, मेरे बिंदु को थोड़ा सा और विस्तार देने के बाद अगर आप इसको कंक्लूड करिएगा तो वो बहुत अच्छा होगा। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इलेक्टेड सरकार, मणिपुर के मतदाताओं ने उस सरकार को चुना है, सरकार अस्तित्व में है।
आप ये बता दीजिए कि हालिया मणिपुर अचानक ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि 27 अप्रैल की सुबह मणिपुर सो के उठा और उसने हिंसा करने का इरादा कर लिया। इसकी एक पुरानी पृष्ठभूमि रही होगी। बहुत दिनों से ये भाई पानी अचानक नहीं उबलता साहब। भदेले भदेली में पानी रखा होता है, आंच बढ़ती है, चाहे आप कोई भी सोफिस्टिकेटेड बर्तन ले लीजिए, कोई भी हाईटेक चूल्हा ले लीजिए, लेकिन आहिस्ता 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 तब जाके कहीं उबाल मारता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मणिपुर में होना, उसके मुख्यमंत्री का मणिपुर में होना, साथ ही पूरे पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी का एक बढ़ता हुआ जो मामला है, वो कितना जिम्मेदार है दूसरे पक्ष को गर्म करने में, कितना मानते हैं आप? देखिए, इसमें सबसे पहली बात जो आपको समझनी होगी वो ये है कि जब हम लोग भारत में, भारत के किसी और हिस्से में जो कि शांतिपूर्ण है, वहां रहते हुए ये बात करते हैं, तो एक जो बहुत महत्वपूर्ण सा मुद्दा होता है उसे हम लोग भूल जाते हैं, वो होता है डीलिस्टिंग। पहाड़ी क्षेत्रों में कौन जमीन खरीद सकता है, कौन सा इलाका जनजातीय इलाका है, इन सारी चीजों की बात हम लोग नहीं करते, क्योंकि हम लोगों के पास जनजातीय आबादी उतनी होती ही नहीं। तो ये चीज जो आपको मणिपुर में आज दिख रही है वो मणिपुर में ही हुई है ऐसा नहीं है। यही सेम टू सेम चीज आपको झारखंड में होती हुई दिख जाएगी, यही सेम टू सेम चीज आपको उत्तराखंड में होती हुई दिख जाएगी, यही चीज आपको मध्य प्रदेश में होती हुई दिख जाएगी। जिन इलाकों में आज आप नक्सल हिंसा, पुराने दौर में जिन इलाकों में आप नक्सल हिंसा की बात करते थे, उन सारे इलाकों में जब आप देखेंगे तो उन सारे इलाकों में आपको बिल्कुल यही जो इक्वेशन होता है कि जैसे ही ईसाई आबादी बढ़ने लगी वैसे ही वहाँ पे दंगे बढ़ने लगे, या फिर जैसे ही मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी तो फिर समस्याएं बढ़ने लगी। ये चीज आपको हर जगह दिखेगी। तो ये आबादी जैसे ही 40% से ऊपर होगी और हिंदू आबादी जो है वो कम होना शुरू होगी, तो भारत का जो मूल संविधान का स्वरूप है जो हमें पंथ निरपेक्ष बनाता है वो गायब हो जाता है। अच्छा, तो मणिपुर में भी जो आपको दिख रहा है वो वही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चर्च जो है वो एक हिंदू समुदाय के खिलाफ लड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है, वहां चर्च आपस में भी भिड़े हुए नजर आते हैं। तो जैसे ही आप इनका ध्यान मैतेई समुदाय से हटेगा तो ये आपस में भी लड़ेंगे। और ड्रग्स का बिजनेस होता ही ऐसा है जिसमें ये होगा, आज नहीं कल होगा। और ये करने में मेरा ख्याल है कि सरकार के भी जो संगठन है, जो जिनका नाम नहीं होता, अज्ञात लोग, जैसे कि कुछ अज्ञात लोगों ने कुछ खालिस्तानियों को पता नहीं जहर दे दिया, कहीं गोली मार दी, ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो ऐसे जो अज्ञात लोग होते हैं, जब ये लोग यहाँ काम करना शुरू करेंगे तो आपको इसी किस्म के रिजल्ट नजर आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन तुरंत वो नजर भी नहीं आते। जो भी उनका काम होता है वो तुरंत नजर नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। इसी चीज को आप दूसरी साइड से अगर देखना चाहेंगे तो दूसरी साइड से फिर से यही होने वाला है कि हर ऐसा इलाका जहां जनजातीय आबादी है और आपने धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कानून सख्त नहीं बना रखे और वहां पर आपने नजर रखनी शुरू नहीं की है, उन सभी क्षेत्रों में एक एक करके आपको ऐसी घटनाएं होती हुई या फिर दोहराई जाती हुई नजर आनी शुरू होंगी। आज हो, कल हो, परसों हो। और जैसे ही ये देखिए, भाजपा की सरकार आते ही उनके लिए समस्याएं बढ़ जाती है, क्योंकि भाजपा की सरकार जब आती है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ कोई कानून ले आएंगे। जैसा कि अभी आपने देखा, एक राज्य में धर्म परिवर्तन का कानून जो कि भाजपा के शासन में था उसे हटा दिया गया, ये रिपील कर लिया गया कानून को। ठीक, तो मान लीजिए कि जब मणिपुर वालों को लगने लगा कि भाई एक टर्म तो ये आदमी रह चुका है और फुटबॉलर है, खिलाड़ी है, काफी सख्त जान, मतलब टीम प्लेयर, टीम को साथ लेके कैसे काम किया जाए, इन चीजों से वाकिफ है। एक जिस नागा मिनिस्टर नहीं, विधायक का घर जलने का आप देखेंगे, उनके पति का अगर आप मालूम करेंगे कि उनके पति क्या करते हैं, तो अगेन आपको नजर आ जाएगा कि एक पुराना संगठन हुआ करता था जो कि थोड़ा सा अलगाववादी झुकाव वाला था, उस संगठन के प्रमुख उनके पति थे। ठीक बात। तो ऐसे सारे लोगों को खींच करके दूसरी तरफ लाना या मुख्य धारा में लाना, ये भाजपा जैसे ही शुरू कर देती है तो जो समस्या शुरू तो दिक्कत होती है और वो दिया जो होता है बुझने से पहले फड़फड़ा कर जलने लगता है। तो बिल्कुल। जी जी। और आनंद जी, विज्ञान भी तो कहता है ना, ये तो विज्ञान का भी फलसफा है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो मणिपुर हो या पूरा नॉर्थ ईस्ट हो, वहां जो क्रियाएं हो रही हैं, राष्ट्रवादी क्रियाएं हो रही हैं, जो राष्ट्रवाद के पक्ष में जो चीजें हो रही थी उसकी प्रतिक्रिया होनी ही थी। तो निश्चित रूप से का वक्त लगा उन्हें ये पैसे जुटाने में, ये हथियार जुटाने में,
और ये 5 जी साल के बाद शुरू हुआ, यही हम जी लोग देख निश्चित रहे रूप से, लेकिन इसी के साथ हम सबकी यह कामना भी रहेगी कि मणिपुर में जो भी हिंसा का दौर है वो जितनी जल्दी समाप्त हो। आनंद जी, आपने मणिपुर के बारे में एक जो मैं इसको प्रस्तावना चर्चा कहूंगा, ये केवल विषय प्रस्तावित, आज इसकी प्रस्तावना पे हम लोगों ने एक चर्चा की है, ताकि समाचार के रूप में ही नहीं बल्कि एक विमर्श के स्तर पर मुझे लगता है कि एक हमने डॉट्स को जो है वो एक तरह से कवर किया है, भरने का प्रयास किया है, ताकि दर्शकों की, मेरी खुद की और एक ऐसी समझ बने कि दरअसल मणिपुर की समस्या है क्या। क्योंकि परेशान जी। हर व्यक्ति है, चिंतित हर व्यक्ति है, हर जो मैदान में बैठा हुआ है, जो कहीं भी बैठा हुआ है, भारत के किसी भी भाग में हो, अगर कहीं कोई हिंसा होती है तो उसको लेके दिक्कत होती है। इसी पर आगे हम मणिपुर पर और आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास अपडेट्स बहुत सारे हैं, जिसको हम इन आधे घंटे में, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की आप समझ सकते हैं, तो अगला ही चर्चा हम इस पर करेंगे जो कि इस प्रस्तावना से आगे की होगी, जिसमें हम और गहराई से और सूक्ष्म स्तर पर इसको समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल आज ये मणिपुर है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। उत्तराखंड में देख ही रहे हैं आप, जो तलहटी, जो पहाड़ देखिए, वहां एक हरी चादर ओढ़ के कोई सो जाता है और अचानक उसकी जमीन हो जाती है। तो संभवतः इसी तरह की चीज वहां है, इसको और दूसरे रंगों में और दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आनंद जी, दर्शकों, आज आनंद जी को देते हैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद, समय देने के लिए धन्यवाद, और आप सभी को नमस्कार कहने से पहले एक बार फिर कहेंगे कि चर्चाओं के कमेंट बॉक्स में आके हमें निश्चित रूप से बताइए कि हमारी कमियां क्या हैं या आगे आप क्या सुनना चाहते हैं। मणिपुर की चर्चा हम इसीलिए लेके आए आनंद जी, क्योंकि दर्शक हमारे हर वीडियो पे कम से कम 2 3 4 ऐसी टिप्पणियां आती थी कि आप मणिपुर पर वीडियो करिए, मणिपुर पर वीडियो कीजिए। तो आज मणिपुर की हमने शुरुआत की, आनंद जी से और भी बात करते रहेंगे। इसी के साथ आनंद जी को एक बार फिर देते हैं धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार।